नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी लोकवाणी इसकी इकाई दूसरी से चौथा अध्याय साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी यह लेकर आई हूँ। इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, जो कि आपने देख भी लिया होगा। आज मैं इसका पार्ट 2 लिखने के लिए पार्ट 2 की व्याख्या करने के लिए जा रही हूँ। और उस दिन जब मैं इसकी व्याख्या आपको बता रही थी, एक तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा था और बीच में ही थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। इसकी वजह से मुझे वीडियो वहीं पे कट कर देना पड़ा और उसके बाद में मैं आज ही इसको बना पा रही हूँ। तो जैसा कि हमने देखा कि साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी, इसी से हमें स्पष्ट होता है कि जो डायरी एक तरीके का लिखने की विधा है, लिखने की कला है। तो जो भी लेखक या जो भी व्यक्ति डायरी लिखता है, डायरी लिखने के लिए उसका एक ही रामबाण उसका हथियार रहता है कि जो भी सत्य है वह लिखा जाए, है ना। कुछ भी छुपावट या बनावट उसके अंदर नहीं होती है। तो डायरी एक ऐसी विधा होती है साहित्य की जिसके अंदर हमको उस व्यक्ति के बारे में जो इस डायरी को लिखता है सब कुछ सच्चाइयाँ पता पड़ जाती है। तो हमने इसके अंदर, इसके साहित्य के अंदर इसका हमने स्थान देखा कि उसकी उन्नति, उत्कर्ष ये कैसा हुआ। उसके बाद में हमने ये देखा कि बाह्य जीवन और अंतर्जीवन के अंतर्गत जो है डायरी किस तरीके से अपना स्थान रखती है। उसके बाद में हमने देखा कि डायरी की विधा एक ऐसी कि कई डायरियाँ तो ऐसी है जो लेखकों के मरने के बाद में उनकी डायरियों को प्रकाशित किया गया है। तो कुछ डायरियाँ ऐसी है कि किसी लेखक के मरने के 100 सालों के बाद में भी प्रकाशित हुई है और उसके कारण हमको उस लेखक का, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है जस का तस देखने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। अब हम उस दिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तक पहुँच गए थे और हमने पढ़ा था कि डायरी की विधा के रूप में जो संस्थान का मूल आधार है उसका दैनिक कालानुक्रम योजना, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी रोज जो कुछ हमारे साथ में घटनाएं होती है उसको हम डायरी में लिखते हैं और उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है कहा जाता है, जिसको कि हम रिकॉर्ड ऑफ इवेंट भी कह सकते हैं। फिर हमने देखा कि दैनिक जीवन के अनेक प्रसंग, भाव, भावनाएं, विचार आदि डायरीकार इसी कालानुक्रम में अंकित करता है। यानी उसके जीवन के जो भी प्रसंग होते हैं, भाव होते हैं, भावनाएं होती हैं, विचार होते हैं, सब कुछ वो क्रम से एक के बाद एक जो है उसमें लिख कर रखता है। अब हमने देखा कि बाजारों में जो भी डायरियाँ मिलती है वो कैसी होती है, उन पर डेट लिखी हुई रहती है, डे लिखे हुए रहते हैं और हम उसके अंदर जो है अपने रोज़मर्रा की, हम साधारण लोग क्या करते हैं, रोज़मर्रा की बातें, आज क्या खर्चा किया, क्या नहीं किया, वो सारे रोज के जो व्यवहार होते हैं, हमारे पैसों का लेन देन होता है, उसको हम लिख कर रखते हैं। खर्चों का ब्यौरा हम उसके अंदर लिख के रखते हैं। इसमें अपने दैनंदिन जीवन के अनेक व्यवहारिक ब्यौरों को दर्ज करते हैं, यानी हम लोग ये काम करते हैं। परंतु यह विवेच्य डायरी नहीं, लेकिन जो हम हमारे खर्चे वर्चे लिखते हैं उसको हम लोग डायरी नहीं बोल सकते, या उसको हम ऐसी विधा नहीं बोल सकते जिसकी हम डायरी मेंटेन करते हैं। बाजारों में मिलने वाली डायरियों के मूल में कैलेंडर वर्ष छपा हुआ है ना, कैलेंडर वर्ष छपा हुआ रहता है और यह कैलेंडर नुमा डायरी शुष्क, नीरस व व्यावहारिक प्रबंधन वाली डायरी होती है। व्यावहारिक जगत से हम उस जो नाता रखते हैं उसको हम उसके अंदर लिख कर रखते हैं। उसका सत्य से कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है, जिसका मनुष्य के जीवन एवं भाव जगत से दूर दूर तक संबंध नहीं होता है ना। हम अपनी भावनाएं, इमोशंस को उसके अंदर नहीं लिखते हैं। हम तो जो अपने रोज की ज़रूरतें उसको निभाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए जो खर्चे वगैरह करते हैं, लेन देन करते हैं, उसके बारे में ही हम उसमें जानकारी लिख कर रखते हैं। अब हम देखते हैं कि हिंदी में अनेक डायरियाँ ऐसी है जो प्रायः यथावत अवस्था में प्रकाशित हुई है, यानी यथावत अवस्था में जैसी की वे थी वैसी की वैसी प्रकाशित हो गई हैं। तो इनमें आप एक बड़ी सीमा तक डायरीकार के व्यक्तित्व को निष्कपट पारदर्शक रूप में देख सकते हैं। यानी जब ऐसी डायरियों को जैसा का तैसा प्रकाशित किया जाता है, उसके अंदर उस डायरीकार का, जिसने उसको लिखा है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व हमें बिल्कुल पारदर्शक रूप से दिखाई देता है। कुछ भी बात उसमें छुपी हुई नहीं रहती, क्योंकि उसने डायरी में अपने जीवन के सब सत्य को ही लिखा हुआ होता है। डायरी को बेलाग आत्म प्रकाशन की विधा बनाने में महात्मा गांधी का योगदान सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि डायरी जो है वो बेलाग आत्म प्रकाशन की विधा है। कैसी? बिना आधार के, बेलाग यानी बिना आधार के स्वयं का आत्म प्रकाशन, यानी स्वयं का प्रकाशन दुनिया में करना उसकी विधा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान है गांधी जी का, क्योंकि उन्होंने अपने अनुयायियों को एवं कार्यकर्ताओं को अपने जीवन को नैतिक दिशा देने के साधन के रूप में नियमित दैनंदिन लिखने का सुझाव दिया और इसे एक व्रत के रूप में निभाने को कहा। उन्होंने अपने जो भी शिष्य थे और कार्यकर्ता थे उनको कहा कि तुम अपने जीवन में रोज अभी नियम बना लो कि रोज तुम घर जाओगे और आज जो भी घटनाएं तुम्हारे साथ हुई उसको डायरी में लिखोगे। तो डायरी लिखने का एक रोज का तुम्हारा नियम बना लो, साथ ही साथ में उसको एक व्रत के रूप में निभाओ।
उसको एक संकल्प के रूप में तुम उसको निभाओ, है ना। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आंतरिक अनुशासन एवं आत्मशुद्धि हेतु डायरी लिखने की प्रेरणा दी। उन्होंने ये चीज़ को समझ लिया था गांधी जी ने कि अगर जो व्यक्ति डायरी लिखता है तो वो आंतरिक अनुशासित हो जाता है, यानी स्वयं डिसिप्लिन्ड हो जाता है वो, और उसकी आत्मशुद्धि यानी अंदर से वो शुद्ध हो जाता है, उसका मन शुद्ध हो जाता है। क्योंकि जब उसको पता है कि शाम को जाके मुझे डायरी में जो भी आज मैंने दिन भर किया वो लिखना है, तो दिन भर में ऐसे गलत कोई भी कार्य नहीं करता जो वो डायरी में लिखने से झिझक उसको हो, है ना। गुजराती में लिखी गई बहुत सी डायरियाँ आज हिंदी में अनुवादित है, यानी कई डायरियाँ जो गांधी जी के संपर्क में आए उन लोगों ने गुजराती में लिखी है। इसमें मनुबहन गांधी, महादेव देसाई, सीताराम सिकसरिया, सुशीला नैयर, जमनालाल बजाज, घनश्याम बिड़ला, श्रीराम शर्मा, हीरालाल जी शास्त्री आदि उल्लेखनीय। इन लोगों ने सबने जो है गुजराती में डायरियाँ लिखी थी, जिनका हिंदी में अनुवाद आज हम देख सकते हैं। निष्कपट आत्मस्वीकृति युक्त, यानी जो एकदम सत्य के पास है और स्वयं की अच्छाइयों और बुराइयों की स्वीकृति जिसके अंदर है, ऐसी प्रविष्टियों की दृष्टि से हिंदी में आज अनेक डायरियाँ प्रकाशित है। यानी हिंदी में आज ऐसी कई लेखकों की डायरियाँ हैं जो पब्लिश हो चुकी है, जिसमें अंतरंग जीवन के अनेक दृश्यों एवं स्थितियों की प्रस्तुति है। ऐसे प्रसंग जो हमें पता नहीं है, उनके जीवन के अंतरंग प्रसंग है जो कभी भी किसी को पता नहीं हो सकते थे, वे भी अब हमको इसमें दिखाई देते हैं। पढ़ने से इनमें डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, शिव पूजन सहाय, नरदेव शास्त्री, वेद तीर्थ, गणेश शंकर विद्यार्थी, रामेश्वर टांटिया, रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, मलियज, मीना कुमारी, बाल कवि बैरागी आदि की डायरियाँ उल्लेखनीय है। इसमें मीना कुमारी के बारे में तो दिया हुआ है, बाल कवि बैरागी जी की जो डायरी है इसके अंदर हम देखते हैं बाल कवि बैरागी जी जो हैं वो एक ऐसा व्यक्तित्व है कि हम जब हमारे आँख के सामने उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक जीवन के एक गीत को हम देख रहे हैं। जीवन कैसा होता है, कहाँ से कहाँ व्यक्ति को ले जाता है, उसको हम देख रहे हैं। क्योंकि बालकवि बैरागी जी से मैं तो बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हूँ, क्योंकि बालकवि बैरागी जो है इनका जो बचपन है वो इतना ज़्यादा दुखद और कष्ट युक्त था, इतना कष्टदायी था कि जिसके बारे में हम कल्पना तक नहीं कर सकते। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर उतना कष्टदायी जीवन, उतना कष्टदायी बचपन किसी व्यक्ति को मिला हुआ होता तो वो आज इस जगह पर नहीं पहुंच पाता जहां पर आज बालकवि बैरागी जी हैं। और भगवान करे, भगवान उनको, ईश्वर उनको बहुत लंबी उम्र दे, बहुत सालों तक वो जिए, उनका जो सानिध्य हमारे साथ में बना रहे और साहित्य जगत को जो है उनके लेखन, उनकी कविताएं जो है मिलते ही रहे, ये तो मैं हमेशा ही चाहूँगी। अब जैसे बालकवि जी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि बालकवि जी जब छोटे थे, बचपन में इनका जो परिवार था, इनके माँ, बालकवि स्वयं, इनके भाई, इनके पिता, ये सब लोग क्या करते थे, भीख मांगने का कार्य करते थे। यानी इनका रोजी रोटी जो होती थी, उनका जो खाना दिन में इनको 2 टाइम मिलता था वो भीख के ऊपर अवलंबित रहता था। लोग बाग जो भीख में इनको रोटियाँ वगैरह दे देते थे, वह उन्हीं वही रोटियाँ जो है इनका खाना होते थे। अपने माँ के साथ, भाइयों के साथ में जो है दरवाजे जाकर जो है भीख मांगा करते थे। इसमें कभी भीख मिल भी जाती थी, कभी नहीं भी मिलती थी। इस तरीके से बहुत ही कठिन इनका जीवन रहा है। और उसमें भी इन्होंने अपने जीवन की एक घटना बताई कि जब ये एक बार रो पड़े तब इनकी माँ ने कहा कि अरे परिस्थिति से डरकर तू रोता क्यों है, परिस्थिति से लड़ना सीख, आगे बढ़ना सीख। और इनकी माँ जो है वो एक बहुत ही अच्छी कवयित्री कह सकते हैं, क्योंकि उनके जो विचार थे, उनका जो, वो पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन वो गा बहुत अच्छा लेती थी, वो कविताएं बहुत अच्छी कर लेती थी। और शायद यही गुण उनकी माँ से ही जो है बालकवि जी में आया हुआ है। और इनकी जब हम कविताओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसमें एक अजब का तेज, एक गजब की बात हमें दिखाई देती है। और जब अब मैं इस चीज़ को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाती क्योंकि आप लोगों को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो बस अब आपके लिए जो ज़रूरी था वो मैंने आपको बता दिया कि इनकी जीवन कहानी क्या है ना। अब आगे हम देखते हैं कि मीना कुमारी अपनी डायरी में एक जगह लिखती है कि ज़िंदगी के उतार चढ़ाव यहाँ तक ले आए कि कहानी लिखूँ। जिंदगी यह कहानी जो कहानी नहीं है, मेरा अपना आप है। यानी मीना कुमारी बोलती है मैंने डायरी में जो लिखा है ये कहानी नहीं, ये मैंने स्वयं ने जिया हुआ है, मेरी स्वयं की मैं स्वयं हूँ। आज जब उसने मुझे छोड़ दिया तो जी
चाह रहा है सब उगल दूँ, यानी उनके पति ने जब उन्हें छोड़ दिया तो उन्हें इससे इच्छा हो रही कि उनके बारे में सब कुछ बता दे। मलियत जो है वे अपनी डायरी में 29 दिसंबर 1959 को लिखते हैं, शायद सब कुछ मैंने भावना के सत्य में ही पाया है, कुछ नहीं होता, मैं ही सब कल्पित कर लिया करता हूँ। यानी वो कहते हैं कि जो भी इमेजिनेशन में होता है वही मुझे सच लगता है, बाकी तो सच में कुछ नहीं होता, बल्कि जो मुझे अच्छा लगता है और जो जो भी कुछ होता नहीं है उसको मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि चलो ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होता है, वैसा होता है ना। तो संकेत मिलते हैं, पूरा चित्र खड़ा कर लेता हूँ। वो बोले कि मुझे ऐसा जो है संकेत मिल जाते हैं, और उसके कारण जो है मैं उस पूरे चित्र को अपने आंखों के सामने जो है खड़ा कर लेता हूँ। वे कहते हैं कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा अपने डायरी में 19/11/1921 के दिन लिखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग न लेने के कारण मेरे हृदय में कभी कभी भारी संग्राम होने लगता है। जब हम पढ़े लिखे व समझदार लोगों ने ही कायरता दिखाई है, तब औरों से क्या आशा की जा सकती है। सच तो यह है कि भले घरों के पढ़े लिखे लोगों ने बहुत ही कायरता दिखाई। अब यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन जब चल रहा था उस समय जो है सब लोग इसमें भाग ले रहे थे। लेखक बोल रहे हैं कि मैं उस समय उसमें भाग नहीं ले पाया, और मुझे उस चीज़ का जो है दर्द आज भी है, उसका दुख मुझे आज भी है। और उस समय कई ऐसे पढ़े लिखे लोगों ने जो है उस आंदोलन में जो है राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो लेखक स्वयं अब इस बात को मान्य कर रहे हैं, मान रहे हैं, अपनी गलती को मान रहे हैं और बोल रहे हैं कि सच बात है, अगर पढ़े लिखे लोग ही, भले घर के लोग पढ़े लिखे जब अगर ऐसी कायरता दिखाएंगे तो दूसरों के बारे में क्या बात की जा सकती है, क्या उनसे उम्मीद की जा सकती है। तो अपने जीवन की सच्ची निष्काय पारदर्शी छवि को रखने में डायरी साहित्य का उत्कृष्ट माध्यम है। अब यहाँ पे डायरी को लिटरेचर का एक सबसे अच्छा माध्यम, सबसे अच्छा मीडियम बताया गया अपने जीवन की सच्ची और निष्काय पारदर्शी छवि को रखने के लिए। यानी हम अपने जीवन को जस का तस लोगों के सामने रखें, उसके लिए डायरी जो है, डायरी से बेहतर कोई माध्यम, कोई मीडियम हो ही नहीं सकता है। डायरी जीवन का अंतः दर्शन है, यानी डायरी जीवन का आंतरिक दर्शन है, हमारे अंदर के दर्शन को लोगों को दिखाती, हमारे अंतर को वो लोगों को बाहर दिखा देती है। अंतरंगता के अभाव में डायरीकार की निजी भावनाओं, विचारों एवं प्रतिक्रियाओं के द्वारा अंकित उसके अपने जीवन एवं परिवेश का वह दस्तावेज है। यानी यहाँ पर जो लेखक है जो डायरी लिख रहा है उसके अंदर अंतरंगता का अभाव हो, या इसके निजी भावनाएं हैं, विचार है, प्रतिक्रियाएं हैं, वो अपने जीवन का जो भी कुछ उसने जिया हुआ है उन सब चीज़ों का, उसके आसपास के वातावरण का यानी परिवेश का, इन सब चीज़ों का ये दस्तावेज है, एक रिकॉर्ड है डायरी, है ना, कि उसने अपना जीवन कैसे जिया है। तो एक अच्छी, सच्ची एवं सादगी युक्त डायरी के लिए, यानी अगर एक डायरी को हमको अच्छा बनाना है, सच्चा बनाना है, अगर ईमानदारी से उसको लिखना है तो उसके लिए हमें सादगी से उसको लिखना है, सिंप्लिसिटी से अगर उसको लिखना है तो उसके लिए डायरीकार का एक सच्चा होना बहुत ज़रूरी है। यानी उसने सब सच्चाई उसके अंदर लिखना चाहिए। दूसरा, उसका साहसी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सच्चाई को लिखने के लिए साहस और हिम्मत की ज़रूरत होती है। और ईमानदार होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने आप से ईमानदारी निभाएगा वो, तभी वो सत्य को उसके अंदर लिखेगा। डायरी अपनी रचना प्रक्रिया में मनुष्य के जीवन में जहाँ आंतरिक अनुशासन बनाए रखती है, वही मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाने का भी कार्य करती है। अब यहाँ पर देखिए, लेखक ने इतनी अच्छी बात कही कि डायरी जो है अपनी रचना प्रक्रिया में जब उसमें लिखता रहता है मनुष्य, रोज लिखने की जब उसको आदत हो जाती है, तो ऐसे समय में मनुष्य के जीवन में जो है वो अनुशासन ले आती है। यानी मनुष्य स्वयं अपने जीवन को जो है अनुशासित कर लेता है। उसको पता है कि मुझे डायरी में लिखना है, इसलिए कोई भी ऐसे गलत कार्य नहीं करता है वो कि वो उसको डायरी में न लिख सके। इसका मतलब है कि मनुष्य सुधर जाता है कि नहीं, उसमें अच्छाइयाँ आ जाती है। और दूसरा, वही मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाने का भी कार्य करती है। यानी मनुष्य के जो विचार होते हैं उसको साइकोलॉजिकली भी उसको जो है संतुलित कर देती है, बैलेंस कर देती है। तो यहाँ पर दो गुण बहुत अच्छे जो है डायरी लिखने से मनुष्य के अंदर आते हैं। एक तो मनुष्य स्वयं अनुशासित हो जाता है, और दूसरा साइकोलॉजिकली वो बैलेंस्ड हो जाता है। उसके मन में जो विचार उठते हैं, जो भी वह सोचता है, वो विचार और उसके कर्म दोनों के अंदर वह संतुलन बना लेता है और अनुशासन के रास्ते पर चल पड़ता है। तभी डायरीकार की जो डायरी है वो सत्य को प्रदर्शित कर सकती है। अन्यथा तो ऐसे कई सत्य होते हैं जो छुपाए जा सकते हैं, है ना। तो विद्यार्थी मित्रों, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी, यह जो अध्याय है ये खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। हालांकि ये अध्याय थोड़ा कठिन है, डिफ़िकल्ट है, विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है, पर मैंने इसको खूब सरल करके आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो मेरी इस कोशिश के लिए आपको ये कोशिश कैसी लगी, आपको ये साहित्य की निष्कपट विधा डायरी अध्याय समझ में आया है
है या नहीं आया है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा कर रही हूँ। और आप घर में रहिए, घर में बैठकर सुरक्षित रहिए, पढ़िए, पढ़ाई की तैयारी कीजिए, अपने मित्रों के साथ में वीडियोस को शेयर कीजिए। मैं आपके लिए सदैव तत्पर हूँ नए नए वीडियो बनाने के लिए, आपका पूरा कोर्स करके देने के लिए। यहाँ तक कि हम व्याकरण का कोर्स भी कंप्लीट कर रहे हैं, पर पहले हम पूरे अध्यायों को कंप्लीट करके उसके बाद में हम व्याकरण को एकदम लेंगे, और उसके बाद में आपको पता पड़ेगा कि अब आपका जो है व्याकरण भी बहुत अच्छा हो गया है। आपको ये लेसन कैसा लगा, ये आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।